ग्रेविटेशन के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से जो टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं उनके रिलेटेड जो डेरिवेशंस भी है, और 12th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिसिटी स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उससे रिलेटेड जो डेरिवेशंस है सिमिलर है। तो ग्रेविटेशन कहो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहो, दोनों पैरेलल ही चलते हैं। खास करके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दोनों के सेम ही है। सो लेट अस स्टार्ट विथ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या होती है ग्रेविटेशनल फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड इट इज ए एरिया अराउंड द मास इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, या तो पुल कैन बी फेल्ट। कोई भी मास ले लो, राइट, लेट से ये एक मास है, तो इसके आसपास में एक इमेजिनरी एरिया होगा कि वो एरिया कितना भी बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मास, के एक स्पेसिफाइड एरिया जहां पे इस मास की वजह से अट्रैक्शन या पुल फील होगा। वैसे तो साइंटिफिकली या फिजिक्स वाइज जाए तो इस मास की वजह से अगर इनफाइनाइट दूर दूसरा कोई मास है तब भी इस मास का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर होगा ही। बट लॉजिकली कंक्लूडिंग के मास के हिसाब से उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। जैसे सन है तो काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कह दो हमारा सोलर सिस्टम है या हमारा सोलर सिस्टम से थोड़ा और आगे तक उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड जाती है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट, ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स तो हमने देख लिया, तो फील्ड मतलब एक एरिया जहां पे उसका इन्फ्लुएंस या पुल फील होता है। जैसे टीचर होता है तो टीचर की फील्ड होती है क्लासरूम, कि क्लासरूम के अंदर कोई भी स्टूडेंट ले लो तो वो टीचर की परमिशन से ही कोई वर्क करेगा, या टीचर पढ़ा रहे हैं तो सब टुवर्ड्स द बोर्ड फेस करके बैठेंगे। प्रिंसिपल की फील्ड होती है पूरी स्कूल, के स्कूल में जो भी एक्टिविटी क्यूरिकुलम चल रहा है वो प्रिंसिपल की सुपरविजन में या प्रिंसिपल की परमिशन से चल रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर है किसी कंट्री का तो उसकी फील्ड होती है पूरी कंट्री। So depending upon mass, the field may be more or may be less. The space around the material body in which its gravitational pull can be experienced, it's called a gravitational field. Gravitational lines of force. अब ग्रेविटेशन फील्ड दिखती तो है नहीं, राइट, कोई भी सन है तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इट्स इनविजिबल, दिखती तो है नहीं, बट फिर भी उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस करने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स। सो ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स, दिस आर द इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल फील्ड। सो कोई भी मास ले लो, पहले तो ये कि ये एक मास है, पॉइंट मास है, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी ऑलवेज टूवर्ड्स मतलब अट्रैक्टिव। कोई भी यहाँ पे कोई भी मास रख दो तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सो इसीलिए लाइंस ऑफ फोर्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं? इनसाइड द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड हमको दिखानी है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि कोई भी चीज इसके आसपास में होगी, राइट, तो इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो इस तरह से हम एरो मार के लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब चाहे पॉइंट मास हो, स्फीयरिकल मास हो, स्क्वायर हो, कोई भी हो, लाइंस ऑफ फोर्स सीधी अंदर की तरफ ही जाएंगी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थोड़ी अलग होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थोड़ी अलग होती है। मैग्नेटिक फील्ड भी दिखती नहीं है, उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसी लाइंस यूज करते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखती नहीं है, उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसी लाइंस यूज करते हैं। क्योंकि हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो मास के बारे में, तो मास के लिए पहली चीज कि कोई भी मास होगा तो लाइंस ऑफ फोर्स सीधी अंदर की तरफ जाएंगी। ये एक स्पेशल केस कह दो या अरेंजमेंट कह दो कि दो मासेस है m1 और m2 एक दूसरे के पास पास में रखे हुए हैं, तो दो मासेस की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो कैसी होगी? सो यू कैन सी हियर, पहला मास, दूसरा मास, तीनों की वजह से अंदर की तरफ ही जाएगी, राइट। बट क्योंकि दो मासेस है
तो ये दोनों मासेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लाइंस ऑफ फोर्स एकदम सीधी होने की बजाय मासेस के आसपास वाली लाइंस थोड़ी कर्व हो जाएंगी, क्योंकि दोनों लाइंस ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो वो रिपेल करेंगी, राइट। रिपेल इसलिए करेगी क्योंकि ये मास भी इसको खींच रहा है, ये मास भी इसको खींच रहा है। सो देखो, जो पास में है, दोनों मास के पास वाली लाइन से वो कर्व्ड है, और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे वो लाइंस थोड़ी सीधी होती जाएगी। सो दिस इज एन अरेंजमेंट टू शो द ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू मासेस। अब इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन भी है कि ये मल्टीपल पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए, बी, एन, पी, क्यू। तो ऐसा कहा है कि भाई इन सारे पॉइंट्स पे, राइट, कितनी फील्ड होगी और कौन सी डायरेक्शन में होगी। तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपल ड्राइंग से हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो पहले ये पॉइंट नंबर एन, एन को देखोगे तो देख के ही पता चल रहा है कि इट इज सिमेट्रिकली इन द सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू मासेस m1 एंड m2। अब क्योंकि वो सिमेट्रिकल पोजीशन पे है तो दोनों ही तरफ से उसको सेम ग्रेविटेशनल पुल मिलेगा। सो वी कैन राइट आवर आंसर एट n m1g is equals to m2g, therefore net force on n will be 0। दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वेक्टर क्वांटिटीज है, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर m1 और m2 इक्वल नहीं है, यहां पर तो मैंने ये ऐसा एजम्पशन एक ले लिया कि m1 इक्वल टू m2 है। अगर m1 इक्वल टू m2 नहीं है तो अगर m1 बड़ा है तो नेट फोर्स हो जाएगा टुवर्ड्स m1, और नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1g माइनस m2g। सो ये समझ में आना चाहिए, m1 बड़ा है तो इस तरह से होगा, अगर इक्वल है तो ऐसे होगा, अगर m2 बड़ा है तो इसका अपोजिट। वैसे ही पॉइंट P अगर कंसीडर करो तो पॉइंट P पे m1 की तरफ भी है, राइट, m2 की तरफ भी है, बट क्योंकि वो m1 के काफी पास में है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एट P नेट फोर्स विल बी m1g माइनस m2g। और वेक्टरिटिकली फिर इसको रिजोल्व करके सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। So simple question based on gravitational lines of force, गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन। आगे जो डेरिवेशंस करेंगे उसमें गॉस लॉ यूज होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में भी गॉस लॉ यूज होता है। क्या कहता है गॉस लॉ? गॉस लॉ कहता है कि टोटल नॉर्मल ग्रेविटेशनल फ्लक्स, ग्रेविटेशनल फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है टोटल लाइंस ऑफ फोर्स, और लाइंस ऑफ फोर्स क्या डिनोट करती है, लाइंस ऑफ फोर्स डिनोट करती है फील्ड, राइट। सो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा भी कह सकते हो, स्टेटमेंट ये है, इसको समझने के लिए तुम फील्ड भी कह सकते हो। तो टोटल नॉर्मल ग्रेविटेशनल फील्ड थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, ये भी बहुत जरूरी है। गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में भी आता है, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक में भी आता है, और गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में भी आता है, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन एक शुरुआत है अभी 11th की, सेम चीजें एज आई सेड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तब भी यूज होंगी, और सेम मेथड्स मैग्नेटिज्म में भी यूज होंगी। तो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। गॉस लॉ के लिए सबसे पहली चीज है कि क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, ये कंडीशन ऐसा कह दो। So total normal gravitational flux through a closed surface is equals to 4 pi g times the mass enclosed by the surface. So total gravitational flux
ग्रेविटेशनल फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करें तो ग्रेविटेशनल फ्लक्स विल बी 4 पाई जी टाइम्स द मास एनक्लोज्ड। ये गॉस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मेट हो गया। एडिशनली फ्लक्स का मतलब होता है ग्रेविटी इनटू एरिया। जो टोटल फ्लक्स है कि कितनी लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है या उसकी कितनी फील्ड है, कितनी लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, तो उसके लिए तो हम फिर कंप्यूटराइज मॉडल से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर देंगे। बट ये ड्राइंग तो सिर्फ एक प्रेजेंटिंग फॉर्मेट है। एग्जैक्टली उसकी फील्ड कितनी है तो वो हमको ऐसे ही मिलेगी, ग्रेविटी इनटू एरिया, कि उस ऑब्जेक्ट की वजह से ग्रेविटी कितनी है, और उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी जी एम बाय आर स्क्वायर, आर यानी कितने डिस्टेंस पे है या उसका कितना रेडियस है। तो गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन, फ्लक्स इज इक्वल्स टू 4 पाई जी टाइम्स द मास एनक्लोज्ड। एडिशनली फ्लक्स हमको ऐसे भी मिलता है जी ए। फिर इन दोनों को इक्वेट करके हम जो भी कंडीशन दी हुई है उसके लिए हम ग्रेविटी फाइंड कर लेंगे। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि लेट से एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म डेंसिटी रो का, इसका टोटल मास है m और इसका रेडियस है कैपिटल आर। स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रो, मास m और रेडियस r। अब मुझे ढूंढना है कि इस पॉइंट P पे विच इज एट ए डिस्टेंस r ग्रेविटी कितनी होगी, पॉइंट P पे ग्रेविटी कितनी होगी, राइट। बाहर कहीं पे तो मुझे ग्रेविटी कितनी मिलेगी, जी एम बाय आर स्क्वायर। बट क्योंकि मैं अंदर आया इस स्फीयर के, अर्थ ले लो, क्योंकि मैं अंदर आया तो क्या हो जाता है, मुझे ग्रेविटी जो फील होगी वो बाहर के मास की वजह से नहीं फील होगी, जो मास मैंने एनक्लोज किया है, मतलब मेरी पोजीशन और रेडियस से जो मास एनक्लोज हुआ है उसी की वजह से मुझे ग्रेविटी फील होगी, यानी पुल फोर्स फील होगा। ये कंसेप्ट है, ध्यान में रखो। पुल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मास एनक्लोज्ड। आपकी पोजीशन से जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस ने कितना मास एनक्लोज किया है उतना पुल फील करेंगे। अब ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया दैट इज ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। तो लेट अस अप्लाई द रूल। मुझे ढूंढनी है ग्रेविटी एट ए पॉइंट P। सो ग्रेविटी एट पॉइंट P कितनी होगी, तो पहले मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर लेता हूं, 4 पाई जी टाइम्स मास एनक्लोज्ड। तो ये मेरी पोजीशन ने मास कितना एनक्लोज किया है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसको मैं फर्दर एलाबोरेट कर सकता हूं, वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। बट फ्लक्स मुझे ऐसे भी मिल सकती है कि इस पॉइंट पे ग्रेविटी और जो सरफेस एरिया है वो, क्योंकि स्फीयर है तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों को ही इक्वेट कर देते हैं, ये मेथड ही है, ऐसा करना है, ये नेक्स्ट स्टेप करना है, फिर दोनों को इक्वेट करना है। तो जी पी 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई जी रो 4/3 पाई आर क्यूब। सो आर स्क्वायर क्यूब के साथ 4 पाई कैंसल, तो ग्रेविटी मुझे मिली 4 पाई जी डेंसिटी r upon 3। This is the gravity, right, that I will experience at a point P। इसको अगर डेंसिटी के टर्म्स में नहीं लिखना है तो डेंसिटी को सब्स्टिट्यूट कर दो, मास, टोटल मास m है, पर यूनिट वॉल्यूम यानी 4/3 r क्यूब r, तो 4 पाई कैंसल, राइट, ये नीचे एक और 3 था वो 3 भी कैंसल। सो ग्रेविटी एट ए पॉइंट P विल बी जी एम आर बाय आर क्यूब। ये ऐसे भी ग्रेविटी मिलेगी। और मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए,
तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? सो फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, राइट। लेट से पॉइंट पी पे छोटा मास एम है और एक्सेलरेशन कितना है? जी। जी ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, सो फोर्स भी मिल जाएगा मुझको, जी एम एम पूरे बॉडी का रेडियस इंटू आर। So this is how you can calculate use the Gauss law to calculate gravity and in turn calculate the force. Next है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इंटेंसिटी कह दो या ग्रेविटी कह दो, एक ही बात है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ग्रेविटी, राइट, ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब कोई भी मास है, राइट, तो उसकी फील्ड होगी, उस फील्ड में कितनी ग्रेविटी फील हो रही है, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से ग्रेविटी चेंज होगी, तो किसी भी पॉइंट पी पे कितनी ग्रेविटी फील हो रही है। ग्रेविटी वर्ड से बेटर है वर्ड इंटेंसिटी यूज करो। सो इंटेंसिटी इज नथिंग बट ग्रेविटी। सो इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इस पूरे वर्ड से बहुत क्लियरली ये पता चलना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत कितनी है फॉर ए बॉडी एट ए पॉइंट इन द फील्ड। इन द फील्ड यानी मास के हिसाब से उसकी फील्ड होगी। अब सन की तुमको इंटेंसिटी ढूंढनी है, सन की ग्रेविटी ढूंढनी है। अब लेट से तुम थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर चले जाओ, लैक्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर चले जाओ, तो कोई मीनिंग नहीं निकलता है, क्योंकि उतने डिस्टेंस पे सन की जो ग्रेविटी है कोई मीनिंग नहीं रखती है, बहुत ही माइनर वैल्यू मिलेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं विथ इन द फील्ड इज डिफाइंड एज ए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ऑफ यूनिट मास। इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज ए फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास at that point provided that the presence of unit mass does not disturb the original gravitational field। अब यूनिट मास मतलब ये इतना छोटा सा छोटा मास होगा कि ओरिजिनल मास के फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। ये कुछ ऐसा ही है कि टीचर है, राइट, उसकी फील्ड है क्लासरूम, राइट, उसकी फील्ड है क्लासरूम, दूसरा टीचर आकर बैठता है तो वो बैठ सकता है, वो एक यूनिट मास हो गया, प्रोवाइडेड दैट ही कीप हिज माउथ शट। ना कोई इंस्ट्रक्शन दे, ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, ना कोई क्वेश्चन पूछे, तो ऐसा कुछ है। तो तब जाके वो टीचर पता लगा पाएगा कि मेरी ग्रेविटी या मेरी इंटेंसिटी कितनी पावरफुल है। अगर वो बीच बीच में सवाल करेगा उसके हिसाब से, मतलब कि वो मेरे लेक्चर में डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर वो मेरी जो इंटेंसिटी है या मेरी जो टीचिंग है उसको वो कंक्लूड नहीं कर पाएगा। तो ये जो एक्सटर्नल मास आके बैठा है उसको ऐसे ही बैठना है कि जैसे वो है ही नहीं। तो यहां पर इसको हम टेस्ट मास भी कहते हैं, यूनिट मास भी कहते हैं। टेस्ट मास इसकी वैल्यू छोटे से छोटी होती है। जस्ट ये आइडिया लगाने के लिए ये टेस्ट मास आया है कि गिवन मास की वजह से यहां पर इंटेंसिटी कितनी है, इस मास की ताकत इधर कितनी है, इस मास की ग्रेविटी इधर कितनी है। सो इंटेंसिटी ये जो स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट पहली चीज। फिर दूसरा, इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन होता है एफ अपॉन एम नॉट आर कैप, आर कैप, राइट, आर कैप फ्रॉम मास टू द पॉइंट। और इंटेंसिटी हमेशा नेगेटिव मिलती है, इंटेंसिटी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। नेगेटिव होने का रीजन इस साइन कन्वेक्शन को पढ़ो, बहुत सारे रीजंस देते हैं क्यों नेगेटिव है, मुझे ये ठीक लगे दो तो मैंने ये प्रेजेंट किए हैं। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कह दो, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कह दो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कह दो, उन सब में ही ये साइन कन्वेक्शन एप्लीकेबल है। सो लेट्स सी द साइन कन्वेक्शन। तीसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि वेक्टर पॉइंटिंग इज नेगेटिव, मतलब कि ऐसा कि भाई ये जो इंटेंसिटी आई है वो इस तरफ जा रही है,
बट जो पोजीशन वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. सो वेक्टर पॉइंटिंग इज वेक्टर पॉइंटिंग इनवर्ड इज पॉजिटिव, वेक्टर पॉइंटिंग आउटवर्ड इज नेगेटिव. ये एक साइन कन्वेक्शन है कि कोई भी इनवर्ड पुल हो तो उसको हम नेगेटिव बताएंगे, आउटवर्ड पुल है या आउटवर्ड रिपल्शन है तो उसको पॉजिटिव बताएंगे. कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी पुल फोर्स जनरेट कर रहा है तो नेगेटिव बताएंगे, और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी रिपल्सिव फोर्स जनरेट कर रहा है तो पॉजिटिव बताएंगे. वो साइन कन्वेक्शन. फिर ऐसा भी कुछ है कि नेगेटिव इसीलिए क्योंकि पोजीशन वेक्टर और जो वेक्टर क्वांटिटी है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए नेगेटिव लेते हैं. और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव लेते हैं. मल्टीपल रीजंस है, मुझे ये दो ठीक लगे तो मैंने ये लिखे. सो वेक्टर क्वांटिटी इट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी बिकॉज पुल फोर्स एक्सर्ट करेगी ये बॉडी पॉइंट मास पे, राइट. कब से मैं आई को जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इंटेंसिटी को आई से ही रिप्रेजेंट करो, ई से मत करो, क्योंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए रिजर्व रखो. इसको भी ई से रिप्रेजेंट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी ई से रिप्रेजेंट करोगे तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगा क्वेश्चन में कि आई है कि ई है. तो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी को मैं आई से ही रिप्रेजेंट करता हूं. अब आई को मैं ग्रेविटी क्यों कह रहा हूं? सो आई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम नॉट. एफ की जगह पे मैं एम, ये वाला मास, ये वाला मास, छोटा वाला मास, एम नॉट इंटू एक्सेलरेशन, राइट, डिवाइडेड बाय एम नॉट गेट्स कैंसल. तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, राइट. सो इंटेंसिटी इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है कि इंटेंसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन को हम इस चैप्टर के रेफरेंस में वर्ड ग्रेविटी से रिप्रेजेंट करते हैं या ग्रेविटी वर्ड यूज करते हैं. एक और तरीके से इंटेंसिटी को हम इवेल्युएट कर सकते हैं कुछ ऐसे. फोर्स, तो फोर्स बिटवीन द टू मासेस जी, m1 m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर, और ये m नॉट कैंसल हो गया. तो अगेन इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू gm बाय r स्क्वायर विच इज नथिंग बट द ग्रेविटी. सो इसीलिए इंटेंसिटी कहो या ग्रेविटी कहो या एक्सेलरेशन कहो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग. फिर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अर्थ. तो अर्थ के लिए सिंपल है कि अर्थ के लिए यही चीज आएंगी कि जी मास ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर विच गिव्स यू द ग्रेविटी. सो इंटेंसिटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू द ग्रेविटी. फिर नेक्स्ट आता है एट इंफिनिटी, राइट. मतलब अगर डिस्टेंस इंफिनिटी पे है, मतलब डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी. भाई मैंने कहा कि सन है बहुत सारे लाइट ईयर्स दूर, अगर सन की वजह से इंटेंसिटी ढूंढने की कोशिश करोगे तो डिस्टेंस क्योंकि काफी बड़ा है, इंटेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो ही मिलेगी. डेफिनेशन आई का क्लियर होना चाहिए कि इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट मास. फिर यूनिट, क्योंकि जी ही है इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डायमेंशन, राइट, m0 l t inverse 2. So this is about the intensity of gravitational field. नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास. तो जो देखा हमने वही कि पॉइंट मास की वजह से इंटेंसिटी कितनी होगी. तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास
वहां पर टेस्ट मास था, टेस्ट मास की जगह पे अगर कोई और मास रख दिया जाए, मतलब कि मैं हूं और कोई दूसरा सामने और एक टीचर आकर बैठ जाए, तो मेरी कितनी इंटेंसिटी होगी उन पर, ग्रेविटी, एट्रैक्टिव पुल, एक्सेलरेशन कितना होगा। सो फोर्स होगा इन दो मासेस के बीच में जी m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, m गेट्स कैंसल्ड, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। और इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखो तो जी एम बाय आर स्क्वायर, नेगेटिव साइन और आर कैप। नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि अट्रैक्टिव नेचर में है। तो दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मासेस। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में सपोज ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी पैरेलल है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी, और ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से कुछ है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी पॉइंट मास में इधर रख दूं तो इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड या इंटेंसिटी कितनी होगी, और अगर पॉइंट मास इधर रखा हुआ है तो इस पर इंटेंसिटी कितनी होगी। ये डायग्राम के थ्रू ग्रेविटेशनल फील्ड दी हुई है और ये कंक्लूड करने के लिए कहा हुआ है कि भाई इस पॉइंट मास पे इंटेंसिटी कितनी होगी या कैसी होगी, और अगर इस तरह की ग्रेविटेशनल ड्राइंग दी हुई है, फील्ड की ड्राइंग, तो इस पॉइंट मास पे इंटेंसिटी कैसी होगी। तो अब हमको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट जाती है, तो ये इस तरफ जा रही है, मतलब यहां पर कहीं पर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो ये मास भी इसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी फील करेगा। और इस मास के इस ड्राइंग से हमको पता लगता है कि भाई बहुत सारे मासेस है अलग अलग डायरेक्शंस में, तो अल्टीमेटली इस मास पे इंटेंसिटी कहां लगेगी, इसकी वजह से भी लगेगी I1, इसकी वजह से भी इंटेंसिटी लगेगी I2 और इसकी वजह से भी इंटेंसिटी लगेगी I3। फिर इसको वेक्टरिटिकली रिजॉल्व करके हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई नेट इंटेंसिटी कौन से डायरेक्शन में होगी। So intensity of the gravitational field due to point mass, intensity of the gravitational field due to multiple masses। अब मल्टीपल मास की वजह से हमको ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो लेट्स से मुझे इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए या ग्रेविटी इस पॉइंट पे कितनी होगी ड्यू टू लेट्स से मास m1, राइट, यहाँ पर एक और मास है m2 और यहाँ पर एक और मास है m3। सो सिंपल, ये मासेस बड़े हैं, पॉइंट P पे मुझे ढूंढना है, तो पॉइंट P पे मुझे इनकी इंटेंसिटी ढूंढने के लिए एक टेस्ट मास रखना पड़ेगा जो कि बहुत ही छोटा होगा। इंटेंसिटी ढूंढना मतलब इनकी इनकी और इनकी वजह से यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा, कलेक्टिव भी और इंडिविजुअल भी। इंडिविजुअल ढूंढना है तो इन दोनों को इग्नोर करो, सिर्फ m1 और m0 के बीच का एक्सेलरेशन ढूंढ लो। वो हमने यहां पर देखा ये प्रीवियस डेरिवेशन में कि भाई m और स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में जो इंटेंसिटी है इतनी होगी। बट अगर मल्टीपल मासेस है तो इंटेंसिटी कितनी होगी। सो m1 की वजह से इंटेंसिटी होगी I1 इस डायरेक्शन में, m2 की वजह से इंटेंसिटी होगी I2 इस डायरेक्शन में, m3 की वजह से इंटेंसिटी होगी I3 टूवर्ड्स द m3। So overall intensity at a point P will be the vector sum of intensity 1, intensity 2, intensity 3 और फिर चाहे कितने भी मासेस हो, इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं, राइट। फिर इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम वेक्टर के कंसेप्ट से। फिर इस चीज को समझने के लिए हम ये दो मासेस वाला कंसेप्ट ले लेते हैं कि लेट्स से दो मासेस है हमारे पास और उसकी वजह से हमें ग्रेविटेशनल फील्ड ढूंढनी है।
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ढूंढनी है। तो दो मासेस की वजह से मैं ये केस 1 ले लेता हूं कि यहां पर है मास m1, यहां पर है मास, चलो दोनों ही मास हम सेम ही रखते हैं, अलग अलग नहीं रखने। यहां पर मास m है, यहां पर मास m है, और मुझे इंटेंसिटी ढूंढनी है पॉइंट P पे। फिर सेकंड केस में मुझे इंटेंसिटी ढूंढनी है एग्जैक्टली पॉइंट M जो है वहां पर। थर्ड केस में मुझे इंटेंसिटी ढूंढनी है यहां पर कहीं पे, राइट, जो दूसरा वाला M है उसके उस पार। फिगर भी ड्रॉ कर दूं परफेक्टली, तो यहां पर M है, यहां पर M है, यहां पर कैपिटल M, यहां पर कैपिटल M। तो फर्स्ट केस को अगर मैं सॉल्व करूं तो पॉइंट P इज एग्जैक्टली इन द मिडल। यहां पर M, यहां पर भी M, एंड पॉइंट P इज एग्जैक्टली इन द मिडल। तो पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी ढूंढनी है मुझे, वो इंटेंसिटी ढूंढने के लिए जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि यहां पर मुझे टेस्ट मास रखना पड़ेगा। अब ये टेस्ट मास जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट मास, ये मुझे इंटेंसिटी देगा, राइट। या तो फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये पूरे प्रोसेस से नहीं जाना है। तो इंटेंसिटी इस m की वजह से होगी इस डायरेक्शन में I1, इंटेंसिटी इसकी वजह से होगी इस डायरेक्शन में I2। क्योंकि दोनों ही मास सेम है, इंटेंसिटी दोनों इक्वल होगी, एंड नेट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P विल बी 0। और अगर दोनों मास अलग अलग है तो फिर उसका सब्ट्रैक्शन होगा, मास की जो भी बड़ा मास है उसकी इंटेंसिटी डोमिनेट कर जाएगी। फिर सेकंड केस को सॉल्व करना है कि अगर वो पॉइंट P पे ही है तो सिंपल है, एट पॉइंट P द इंटेंसिटी विल बी, क्योंकि वो मास के ऊपर ही है तो इसका और इसका डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा, राइट। सो एक मास की वजह से नहीं होगी, सिर्फ दूसरे मास की वजह से होगी, gm बाय, और ये डिस्टेंस अगर r है तो r स्क्वायर। और फिर तीसरे केस में पॉइंट P इधर है तो पॉइंट P को एक I ये भी एक्सपीरियंस होगी, दूसरी I ये भी एक्सपीरियंस होगी। सो थर्ड केस में नेट इंटेंसिटी आएगी gm बाय r स्क्वायर, ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस x ले लो, तो r प्लस x का होल स्क्वायर, प्लस दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होंगे, और इस मास की वजह से आएगी gm बाय x स्क्वायर। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि नेट I इज वेक्टर सम ऑफ द मल्टीपल इंटेंसिटीज ड्यू टू मल्टीपल मासेस। फिर नेक्स्ट है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्क्रीट यानी अलग अलग मासेस है, ये जो हमने देखा सेम ऐसा ही कि अलग अलग मासेस है, पॉइंट मासेस है, मे बी स्फेरिकल स्क्वायर शेप के हो बट अलग अलग है। और दूसरा है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी लेट्स से एक ऐसा लंबा रॉड है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कह दो इसको, राइट। तो ऐसा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है और हमको लेट्स से पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ढूंढनी है। तो जब भी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इंटेंसिटी कुछ हमको ऐसे मिलेगी, DI विल बी इक्वल टू G DM बाय R स्क्वायर, और फिर इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में राइट हमको इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। ये आगे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का डेरिवेशन है, उसमें ये यूज करके मैं बताऊंगा। डिस्क्रीट मींस अलग अलग मासेस, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक लंबा वायर कह दो, सॉलिड स्फीयर कह दो, होलो स्फीयर कह दो,
क्योंकि स्फीयर है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह पे इक्वल है, राइट। रिंग कह दो, ऐसी सब चीजें। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म शेल। तो शेल मतलब अंदर से खोखला है, अंदर कुछ भी नहीं है, पर उसकी कुछ थिकनेस है। तो 3 केसेस इसमें बनेंगे। पहला वाला केस आएगा इनसाइड, दूसरा वाला केस आएगा ऑन द शेल, और तीसरा वाला केस आएगा आउटसाइड द शेल। कितनी होगी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी? सो सबसे पहले तो इनसाइड, ये जो शेल है इसका रेडियस है r, और मुझे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ढूंढनी है इधर पॉइंट P पे, विच इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। कैसे ढूंढूंगा मैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट पॉइंट P पे? गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन, राइट। सो गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन क्या कहता है कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, जिस रेडियस पे तुम खड़े हो उस रेडियस का। अब ये गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद जो टोटल फ्लक्स है वो आएगी 4 पाई जी इंटू मास एनक्लोज्ड। ये कैलकुलेट करने के बाद मुझे इंटेंसिटी मिलेगी। कैसे मिलेगी? फ्लक्स इंटू एरिया से। सो अब ये स्टेप नंबर 1 ही मैं जब सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है 0। अल्टीमेटली इंटेंसिटी मुझे अंदर मिली 0। कैसे? क्योंकि ये जो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया वो मास कुछ भी एनक्लोज नहीं कर रहा है, मास तो सारा ये रहा, क्योंकि ये शेल है, शेल के अंदर तो सब कुछ खाली होता है, तो मास एनक्लोज 0 है। अल्टीमेटली इंटेंसिटी भी 0 है इनसाइड। अब अगर मैं ऑन द शेल आ जाऊं, मतलब शेल के सरफेस पे आ जाऊं, तो क्या होगा? तो अगर मैं शेल के सरफेस पे हूं पॉइंट P पे, तो वंस अगेन एज पर गॉस थ्योरम मैं क्या करूंगा? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा, जिस रेडियस पे मैं हूं उस रेडियस का, करेक्ट, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा ऊपर रखो तो पूरा शेल आ जाएगा अंदर। अब मैं कैलकुलेट करूं फ्लक्स 4 पाई जी इंटू मास एनक्लोज। तो मास एनक्लोज कितना है? जो शेल था पूरा का पूरा मास एनक्लोज हो गया। अब मुझे इंटेंसिटी मिल जाएगी फ्लक्स इंटू एरिया। तो फ्लक्स था 4 पाई कैपिटल जी इंटू मास m, और एरिया कितना होगा इसका? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई कैंसल, इंटेंसिटी मिल गई मुझे gm/r²। सो अगर तुम शेल के ऊपर हो या बाहर हो तो शेल को तुम पॉइंट मास ही कंसीडर कर सकते हो, सेम इंटेंसिटी आती है। अब सपोज आउटसाइड द शेल, तो अगर आउटसाइड द शेल में यहां पर कहीं पर पॉइंट ले लेता हूं, तो वंस अगेन एज पर द गॉस थ्योरम में एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा रेडियस r का, राइट। ये जो ऑन था उसके लिए रेडियस स्मॉल r था, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। और बाहर मैं जा रहा हूं आउटसाइड, जहां पर r इज ग्रेटर देन r। सो एज पर गॉस थ्योरम 4 पाई जी पूरा का पूरा मास एनक्लोज कर रहा है मेरा सर्कल, तो इंटेंसिटी मुझे मिलेगी फ्लक्स इंटू एरिया जी m, और एरिया वंस अगेन 4 पाई r² है मेरा एरिया। अब मेरा जो गॉसियन सरफेस का एरिया है वो r² है, राइट। यहां पर r और r सेम था इसलिए मैंने कैपिटल R ले लिया मेरे गॉसियन सरफेस का एरिया। तो इंटेंसिटी मिलेगी मुझे gm/r²। सो ये रही इंटेंसिटी आउटसाइड। आउटसाइड में भी क्या हुआ? जो शेल था उसको पॉइंट मास ही एज्यूम किया, और डिस्टेंस r पे, इस पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी ढूंढनी थी, तो प्रीवियसली हमने देखा ही gm/r², राइट। ऑन भी ले लो तो सेम ही मिलेगा, बस रेडियस और डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएंगे। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म शेल।
अब इसको ग्राफिकली अगर समझे हम तो इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीरो डिस्टेंस और सरफेस तक इंटेंसिटी रहती है जीरो, यानी ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहेगा। सरफेस के ऊपर आ जाते हो तो तुमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, और सरफेस से दूर जाते हो तो धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जीरो लाइन को टच नहीं करेगी। सरफेस पे मैक्सिमम, दूर जाते जा रहे हो तो इंटेंसिटी कम होते जाएगी। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म शेल, या कह दो ग्रेविटी ड्यू टू यूनिफॉर्म शेल। नेक्स्ट है ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अब आता है सॉलिड स्फीयर। ऐसा एक ये सॉलिड स्फीयर है, इसमें भी तीन केसेस बनते हैं। फर्स्ट वन इज इनसाइड, सेकेंड वन इज ऑन, और थर्ड वन इज आउटसाइड द स्फीयर। अब ये वाला मैं गॉस थ्योरम से भी हम कर सकते हैं और एल्जीब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों ही मेथड काम करेंगे। इसमें भी दोनों ही मेथड काम करेंगे, एल्जीब्रिक मेथड भी और गॉस थ्योरम वाला मेथड भी। तो अब मुझे इनसाइड ढूंढना है, तो इनसाइड ये जो स्फीयर है सॉलिड स्फीयर, उसका रेडियस है r, इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है रो, इसका टोटल मास है m। और अब मुझे ढूंढना है कि पॉइंट P पे इंटेंसिटी कितनी होगी, विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, राइट। तो एल्जीब्रिकली ढूंढ रहे हैं हम, तो एल्जीब्रिकली ढूंढने के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला, राइट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास। तो मुझे अगर यहां पर इंटेंसिटी ढूंढनी है तो मुझे एक यूनिट मास m नॉट रखना पड़ेगा। इसको आगे मैं सॉल्व करूं तो फोर्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूं मास पर, मास यहां पे कुछ अलग होगा क्योंकि मैं अंदर आ गया हूं, तो इतना मास ही मुझे ग्रेविटी देगा। सो m डैश जी m, और मेरा टेस्ट मास m नॉट, डिस्टेंस स्क्वायर, और ये m नॉट कैंसल। m डैश कैलकुलेट करूं तो m डैश कितना मिलेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम एनक्लोज हुआ है, जी रो आर स्क्वायर। कितना वॉल्यूम एनक्लोज हुआ है, 4/3 पाई आर क्यूब, इतने रेडियस का, राइट, वॉल्यूम एनक्लोज हुआ है, इतने रेडियस का ये वॉल्यूम एनक्लोज हुआ है, इतना वॉल्यूम एनक्लोज हुआ है। सो आर स्क्वायर, आर के साथ कट, जी रो 4/3 पाई आर, ये मिली मुझे इंटेंसिटी। फिर से डेंसिटी के टर्म्स में नहीं लिखना है, मास के टर्म्स में लिखना है, तो इसको डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। फिर डेंसिटी को रिप्लेस किया, 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, और आर 4/3 पाई कैंसल। अल्टीमेटली मुझे मिलेगा जी एम आर बाय आर क्यूब। ये भी एक वेरिएशन है इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। सेम चीज गॉस थ्योरम से भी कर सकते हैं, कैसे, चलो देखते हैं। सो गॉस थ्योरम के लिए गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद फ्लक्स ढूंढेंगे। फ्लक्स कैसे मिलेगी, 4πg इंटू मास एनक्लोज्ड m डैश। सो फिर उसके बाद में फ्लक्स इज ऑल्सो इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्लक्स इंटू एरिया।
इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्लक्स इनटू एरिया। सिंप्लीफाई करो इसको, फ्लक्स मिला मुझे 4 पाई जी, एम डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एम डैश इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब और ये डेंसिटी, राइट। और अब एरिया मल्टीप्लाई कर दो 4 पाई r स्क्वायर। क्या गलत लिखा? फ्लक्स इज 4 पाई g इंटू एम, इंटेंसिटी इज फ्लक्स, फ्लक्स इंटू एरिया, फ्लक्स अपॉन एरिया है, फ्लक्स अपॉन एरिया। ये पीछे भी सब जगह पर मैंने लिखा गलत है बट किया सही है, फ्लक्स अपॉन एरिया है ये, फ्लक्स अपॉन एरिया, इंटेंसिटी इज फ्लक्स अपॉन एरिया, राइट, फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया आएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई कैंसल, r स्क्वायर r के साथ कैंसल, इंटेंसिटी मिली मुझे g रो 4 पाई/3 इंटू r। देखो सेम टू सेम वैल्यू मिली है, g रो 4 पाई r/3, कॉस लॉस है। अब इसके अंदर तुम डेंसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये मिलेगा। तो ये एल्जीब्रिक मेथड हो गई, ये गॉस थ्योरम से मेथड हो गई। एक और इंटीग्रेशन वाली मेथड भी है, राइट। अब ऑन द सरफेस ढूंढना है, तो ऑन द सरफेस मुझे इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? ऑन द सरफेस इंटेंसिटी मिलेगी g इंटू टोटल मास एनक्लोज हो जाएगा सरफेस पे और रेडियस ऑफ द स्फीयर, सिंपल। और आउटसाइड कितनी मिलेगी? gm/r² इतनी मिलेगी आउटसाइड। आउटसाइड मतलब मैं थोड़ा सा दूर हूं। ग्राफिकली देखें वेरिएशन को, तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गई इंटेंसिटी, राइट। तो एग्जैक्टली अगर मैं सेंटर में आ जाऊंगा तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0। एग्जैक्टली सेंटर में आ जाऊंगा तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0, अल्टीमेटली इंटेंसिटी होगी एग्जैक्टली सेंटर में 0। जैसे जैसे सरफेस पे आऊंगा इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, सरफेस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, हियर द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेडियस। और अब सरफेस से अगर मैं दूर जाते जाऊंगा तो इंटेंसिटी वापस कम होने लगेगी। सो ये है ग्राफ स्फीयर का, ये है ग्राफ शेल का। बहुत क्लियरली दोनों समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। तो मेरे पास एक ऐसी रिंग है और इस रिंग की वजह से मुझे इंटेंसिटी ढूंढनी है, लेट अस से एक्सिस पे एट ए पॉइंट P विच इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस r, और इस रिंग का रेडियस है r, इसका मास है m और इसकी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है लैम्बडा। ये हो गया कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। कंटिन्यूअसली द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ वाइज है रिंग, यानी एक लेंथ ही समझ लो, उसको खोल दोगे तो एक लंबाई मिलेगी। तो लेंथ वाइज मास डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी होती है लैम्बडा। अब पॉइंट P पे मुझे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ढूंढनी है, तो मैं एक छोटी सी लेंथ कंसीडर करूंगा रिंग की dl, राइट। और इस छोटी सी लेंथ जो है dl, उसकी वजह से जो छोटा सा मास होगा वो होगा लैम्बडा dl। ये भी समझो अच्छे से, छोटी सी लेंथ dl, उस छोटी सी लेंथ का मास कैसे मिलेगा? लैम्बडा dl। तो ये जो छोटा सा मास है dl का, उसकी वजह से इंटेंसिटी
कैसी होगी? इंटेंसिटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी विल बी डी आई डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मास। लेट अस से ये एंगल है थीटा, तो डी आई दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगी। वेक्टरिटिकली सॉल्व करना है ना, तो एक पॉइंट P से एक कंपोनेंट आएगा टुवर्ड्स द सेंटर जो होगा डी आई कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ जो होगा डी आई साइन थीटा, राइट। और फिर उसके बाद में नेट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ डी आई कॉस थीटा प्लस समेशन ऑफ डी आई साइन थीटा। समेशन ऑफ डी आई साइन थीटा मुझे मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि इधर जो मास मिला dm, जो मास था dm, उसकी वजह से ऐसे आ रहा है। तो सेम वे अगर यहां पर छोटा सा मास ले लोगे तो उसकी वजह से कौन से डायरेक्शन में आएगा? उसकी वजह से, इसकी वजह से आएगा डी आई कॉस थीटा इस तरफ और डी आई साइन थीटा नीचे की तरफ। ड्रॉ करके भी तुम अंदाजा लगा सकते हो। ये आई इस तरफ, राइट, डी आई कॉस थीटा टूवर्ड्स द सेंटर और डी आई साइन थीटा नीचे की तरफ। तो एल्जेब्रिक समेशन ऑफ साइन कंपोनेंट विल बी 0 बिकॉज दे आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड। तो नेट इंटेंसिटी मुझे मिलेगी डी आई कॉस थीटा। समेशन का बड़ा भाई है इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन यूज करेंगे डी आई कॉस थीटा। स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी डी आई कितनी मिलेगी? जी इंटू स्मॉल, ये डी आई मुझे मिली है स्मॉल मास की वजह से, डीएम की वजह से। सो डीएम बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है ये? सो ये है आर और ये वाला है स्मॉल आर। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, बट स्क्वायर आता है तो मैंने रूट हटा दिया। कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है आर और हाइपोटेनियस मिलेगा मुझे स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करें तो विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। डी एम को मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं लैम्डा डी एम से। सो क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट करने से सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। सो डीएम की जगह पे लैम्डा डीएल का सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एल का इंटीग्रेशन हमको पता है। एल का इंटीग्रेशन क्या आएगा? रिंग की सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर। सो रिंग का सर्कमफेरेंस इजीली मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल से, इसीलिए डीएम को मैंने लैम्डा डीएल सब्स्टिट्यूट किया। आर और डिनोमिनेटर में आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेस टू दी पावर 3/2। जो भी चीज कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, जी भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, स्मॉल आर ये भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2। सिर्फ डीएल चेंज होगा, यहाँ पे डीएल लिया है, पूरा डीएल हो जाएगा 2 पाई आर। सो जी लैम्डा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2 और इंटीग्रेशन ऑफ द dl will be 2 pi r. So this is the intensity on the axial line of the ring, on the axial line of the ring. और लैम्डा के टर्म्स में नहीं चाहिए तो लैम्डा को तुम रिप्लेस भी कर सकते हो। g लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा को कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर यानी मास पर यूनिट लेंथ, और लेंथ है 2 पाई आर। और ये रहा एक और ये 2 पाई आर, और डिनोमिनेटर में ये था आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2। तो 2 पाई आर कैंसल, ये एक और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2, ये एक और सब्स्टिट्यूशन करके एक और फॉर्मूला मिल गया। अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में है कि एट सेंटर कितना हो जाएगा। सेंटर मतलब आर की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आर की वैल्यू 0 कर दोगे तो इंटेंसिटी मिली 0।
लॉजिकली भी समझ में आता है कि ऐसी ये रिंग थी, सेंटर में मैं आ जाऊंगा तो ऊपर वाले मास की वजह से इंटेंसिटी इस तरफ आई, एग्जैक्टली उसका सिमेट्रिक मास इधर है तो उसकी वजह से इंटेंसिटी इस तरफ, दोनों ही कैंसिल कर देंगे। अब तुम कहीं पे भी मास ले लो और उसकी सिमेट्रिक पोजीशन पे मास ले लो तो कैंसल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज 0। मैक्सिमम कब मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी? सो मैक्सिमम ढूंढना है तो मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट कि डी आई और उसका वेरिएशन डिस्टेंस के साथ शुड कंपेयर इट विथ 0, ये मैक्सिमा ढूंढने का तरीका है, मैथ्स में भी आएगा। सो डिफरेंशिएशन ऑफ आई इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको इक्वेट कर दो 0 के साथ। तो ये वाला इक्वेशन लेते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं। आई को मैं थोड़ा रीअरेंज कर दूं, मुझे u बाय वी नहीं लगाना है तो इसको मैं सिर्फ u डॉट वी के फॉर्मेट में आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, इन चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो डिफरेंशिएशन ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू आर, u डॉट वी लगेगा, जी एम तो कांस्टेंट है, u डिफरेंशिएशन ऑफ v -3/2 आएगा क्योंकि न्यूमरेटर में लेके आया ना, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3/2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और -3/2 -1 यानी -5/2 डॉट आर का डिफरेंशिएशन 2r प्लस ये वाला जो था वो एज इट इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2 एज इट इज, आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 ब्रैकेट में क्योंकि जीएम बाहर निकाला था। अब डी आई बाय डी आर को तो मुझे 0 के साथ कंपेयर करना है तो जीएम तो चला जाएगा, बाकी बची हुई चीजों को अगर मैं लिखूं 2 कैंसल, सो ये मुझे मिलेगा -3r स्क्वायर रेज टू दी पावर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर -5/2 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर -3/2 इक्वल टू 0। अब यहां पर थोड़ा स्पेशल तरीके से सॉल्व करना है, राइट? वो स्पेशल तरीका यही है कि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर -5/2 को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, राइट? सबसे छोटा होगा ये, तो छोटे वाले टर्म को मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो बचा -3r स्क्वायर प्लस यहां पर क्या बचेगा, -5/2 करने के लिए यहां पर मुझे -2/2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और 2/2 ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पर बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 2/2 यानी सिर्फ यही बचा इक्वल टू 0। अब ये चीज तो 0 नहीं हो सकती, कैन नॉट बी 0। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तुमको r इक्वल टू -r ऐसा कुछ मिलेगा जो पॉसिबल नहीं है, तो अल्टीमेटली इसी को ही हमको 0 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। -2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर विल बी 0 एंड हेंस यू गेट r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर एंड r इज इक्वल्स टू r/√2। तो ये जो डिस्टेंस है r, ये r/√2 होगा, तब तुमको जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है मैक्सिमम मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेट रॉड के लिए, तो यहां पर भी ये अगेन कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक स्ट्रेट रॉड है, ऐसा इनफाइनाइट स्ट्रेट रॉड ले लो,
राइट और मुझे इंटेंसिटी ढूंढनी है पॉइंट P पे विच इज लोकेटेड एट x, ले लो r ले लो, जो भी लेना है, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द वायर। तो वंस अगेन एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम करूंगा मैं dl, इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा मास होगा लैम्बडा dl, राइट और उस छोटे से मास की वजह से इंटेंसिटी होगी I टुवर्ड्स द मास, ये वाला एंगल है थीटा, राइट। सो वंस अगेन I को अगर मैं रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट्स में, तो एक कंपोनेंट आएगा I कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट आएगा I साइन थीटा। नेट इंटेंसिटी मुझे मिलेगी समेशन ऑफ I कॉस थीटा प्लस समेशन ऑफ I साइन थीटा। I साइन थीटा वाला जीरो हो जाएगा सिमेट्रिक कंपोनेंट्स की वजह से, क्योंकि ऐसा ही dl इधर भी होगा और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। नेट मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में से ही इंटेंसिटी मिलेगी। सो अल्टीमेटली I नेट और सिग्मा का बड़ा भाई इंटीग्रेशन, राइट, डी आई, ये छोटी इंटेंसिटी है डी आई, आई लिख दिया है मैंने, छोटे मास की वजह से छोटी इंटेंसिटी है डी आई। सो डी आई कॉस थीटा डी आई डी आई डी आई, सो डी आई कॉस थीटा। चलो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहां पर इंटीग्रेशन सीखने मिलेगा। सो आई नेट विल बी इक्वल टू डी आई की वैल्यू, राइट, जी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये एलिमेंट है डिस्टेंस एल पे, एट ए डिस्टेंस एल, और वायर तो इनफाइनाइटली लंबा है। सो जी एम बाय एलिमेंट का डिस्टेंस स्क्वायर, राइट, और कॉस थीटा। सॉल्विंग फर्दर, डी एम को हम लैम्बडा डी एल रख सकते हैं। सो लैम्बडा डी एल अपॉन एल स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फर्दर जो भी कांस्टेंट चीजें हैं उसको बाहर निकाल दो, एक्स भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा डी एल अपॉन एल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। क्या करोगे अब, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक हम अजम्पशन सब्स्टिट्यूट करते हैं कि L इज इक्वल्स टू x इक्वल टू इंटीग्रेशन L के टर्म्स में, तो x को सब्स्टिट्यूट करते हैं L tan थीटा। तो dx x इक्वल टू L को सब्स्टिट्यूट करेंगे, L विल बी इक्वल टू x tan थीटा। dl चाहिए मुझे, dl विल बी इक्वल टू dx, x तो कांस्टेंट है तो x का कहां से डिफरेंशिएशन होगा, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन यूज करो यहां पर, तो अब आई नेट मिलेगा जी लैम्बडा एक्स इंटीग्रेशन dl की जगह पे आएगा x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, L की जगह पे डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, डॉट इधर सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, राइट, फिर स्क्वायर रूट ऑफ L की जगह पे x tan थीटा डाला है, तो ये मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख देता हूं, x बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, और x बाहर आ जाएगा, बचेगा L स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और L भी फिर बाहर आ जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर थीटा, बचेगा अंदर sec थीटा। गड़बड़ हो गई है इधर, ये जो कैलकुलेट किया है यहाँ पे डिस्टेंस L स्क्वायर नहीं है, एलिमेंट का डिस्टेंस है L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
सो ये डिस्टेंस है एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2, दोनों मल्टीप्लाई होके 3/2। सब्स्टिट्यूशन तो यही रखना है। सो ये स्टेप फिर से लिखते हैं। एक्स सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में आएगा एल की जगह पे एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होल रेस टू द पावर 3/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आई नेट विल बी इक्वल टू जी लैम्डा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, रूट है, रूट हट जाएगा और क्यूब रह जाएगा तो एक्स क्यूब, और 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज सेक्स स्क्वायर, और सेक्स स्क्वायर रूट हट जाएगा और बचेगा क्यूब, तो सेक क्यूब थीटा, स्क्वायर क्यूब के साथ कैंसल, एक एक्स इसके साथ कैंसल, पावर 2 जी लैम्डा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक एक्स कैंसल, बचेगा 1 अपॉन सेक थीटा दैट इज कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन की लिमिट्स थीटा के लिए है ना, थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेशन लेकर आए तो थीटा की लिमिट्स लगानी पड़ेगी कि थीटा कहां से कहां वेरी होगा। तो थीटा का वेरिएशन आएगा 0 से लेके दूर और दूर और दूर, यानी 0 से 90 तक। तो सिंप्लीफाई करते हैं, जी लैम्डा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा 0 to π/2 जी लैम्डा बाय एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -90 टू +90, राइट। यहां पर 90 हो जाएगा और उसका सिमेट्रिक पॉइंट अदर डायरेक्शन में भी, क्योंकि हमने पॉइंट तो बीच में लिया है, तो -90 टू +90, तो अपर लिमिट -90। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जी लैम्डा बाय एक्स साइन 90 इज 1 माइनस, ये एक और माइनस बाहर आएगा और साइन 90 इज 1, सो 2g लैम्डा बाय एक्स, ये आया आई नेट ड्यू टू स्ट्रेट रॉड। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस डाल देते हैं, राइट। स्पेशल केसेस में कि अगर x लैम्डा को पहले रिप्लेस कर देते हैं, लैम्डा कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2g बाय x और लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, सो फॉर रॉड ऑफ लेंथ l, ये लेंथ ऑफ l मतलब इंफिनाइट की जगह पे मैंने इसको l लेंथ का कर दिया, तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये एक इसका स्पेशल केस है, और कुछ अगर हम इसमें स्पेशल कंसीडर कर सके, बस इतना ही है ये इंटेंसिटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। लिख के प्रैक्टिस करो, ये इंटीग्रेशन वैसे तो 12th में आएगा, राइट, बट फिर भी एक केस मैंने तुमको बता दिया सो दैट यू कैन हैव ए बेटर आइडिया, अदरवाइज फॉर्मूला तो अच्छे से मेमोराइज कर लो। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड। अब रॉड इनफाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट के लिए देखा, अब स्ट्रेट रॉड फाइनाइट, यानी उसकी कुछ स्पेसिफिक लेंथ है। सो ऐसा एक रॉड है, I want electric field intensity at a point P which is located at a distance R। रॉड का एक एंड एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है θ1, दूसरा रॉड एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है θ2।
सो कैसे वर्किंग होगा इसका? सो अगेन सेम थिंग, मैं एज्यूम करूंगा एक छोटी सी लेंथ डी एल विच इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द पॉइंट पी। डीएल की वजह से जो इंटेंसिटी आएगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी डी आई, और ये जो लेंथ एल है वो एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है थीटा, राइट। फिर डी आई को मैं रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट हो जाएगा डी आई कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा डी आई साइन थीटा। अब यहां पर कैंसलेशन नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक पोजीशन नहीं है, तो नेट इंटेंसिटी जो मुझे मिलेगी, नेट इंटेंसिटी विल बी ड्यू टू समेशन ऑफ डी आई कॉस थीटा प्लस समेशन ऑफ डी आई साइन थीटा। इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले मैं डी आई कॉस थीटा को सॉल्व करूं, डी आई कॉस थीटा विल बी इक्वल टू डी आई की वैल्यू जी, राइट, डी एल का स्मॉल अमाउंट ऑफ मास डी एम अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, सो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। सो ये मिलेगा मुझे डी एम विल बी इक्वल टू लैम्बडा डी एल। सो लैम्बडा डी एल एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। इनफाइनाइट के लिए किया सेम वैसा ही प्रोसेस है, राइट। अब यहां पे मुझे इंटीग्रेशन थीटा में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेंथ वेरी होगी बट थीटा के टर्म्स में मुझे वेरिएशंस चाहिए। तो मैं एल को रिप्लेस करूंगा। कैसे रिप्लेस करूंगा एल को? एल टेन थीटा यूज करूंगा, एल अपॉन आर इज इक्वल्स टू टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एल की वैल्यू मुझे मिल जाएगी आर टेन थीटा, डी एल मिल जाएगा मुझे आर, आर तो कांस्टेंट है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फर्दर सॉल्विंग जी लैम्बडा आर, डी एल की जगह पे आएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में एल की जगह पे आएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2। जी लैम्बडा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर कॉमन निकल के आर क्यूब बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा जो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा रूट के साथ कैंसिल होके बचेगा सेक क्यूब थीटा। फर्दर सॉल्विंग जी लैम्बडा डी थीटा, नीचे वाला सेक ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, राइट, अपॉन आर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की लिमिट्स माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक, क्योंकि ये थीटा 1 नीचे है तो नेगेटिव में जाएगा, थीटा 2 ऊपर है तो पॉजिटिव में जाएगा। सो जी लैम्बडा बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा माइनस थीटा 1 टू थीटा 2 लिमिट्स जी लैम्बडा बाय आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस कॉमन निकल जाएगा, सो ये बनेगा साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। तो ये मुझे डी आई कॉस थीटा मिला। अब मैं ढूंढूंगा डी आई साइन थीटा। सो डी आई साइन थीटा विल बी इक्वल टू जी डी एम बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डॉट साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा जी, डीएम की जगह पे लिखूंगा मैं लैम्बडा डी एल एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, राइट। अगेन सेम तरह का सब्सटीट्यूशन, ये वाला एल नहीं चाहिए तो एल को मैं आर के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा, तो हो जाएगा जी लैम्बडा डी एल की जगह पे आएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एल की जगह पे आएगा आर टेन थीटा, डिनोमिनेटर में मिलेगा मुझे
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर में मिलता है आर क्यूब सेक क्यूब थीटा। ये ऑलरेडी यहाँ पर डिनोमिनेटर सॉल्व किया ही हुआ है सेम सब्सटीट्यूशन से। सो आर 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 कैंसल, सेक स्क्वायर थीटा क्यूब के साथ कैंसल, तो ये मिला मुझे जी लैम्डा टेन थीटा डी थीटा बाय सेक थीटा। इसका इंटीग्रेशन साइन और कॉस में रिजॉल्व कर दो इसको, तो मिलेगा जी लैम्डा। इंटीग्रेशन की साइन मैंने डाली नहीं है, साइन अपॉन कॉस और कॉस, तो साइन थीटा डी थीटा मिलेगा मुझे इंटीग्रेशन। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स आएगी माइनस थीटा 1 से थीटा 2। सो माइनस थीटा 1 से थीटा 2, माइनस को बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आया मेरा इसका सिंप्लीफिकेशन, डी आई साइन थीटा का सिंप्लीफिकेशन। सो पर वैसे तो ये डी आई साइन थीटा अगेन सिमेट्रिकली कैंसल ही हो जाएगा, क्योंकि यहां वाला कंपोनेंट ऊपर की तरफ देगा, नीचे वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ देगा, तो नेट इसका और इसका कैंसल आउट हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये यूज करना ही पड़ेगा, सिमेट्रिक पोजीशन नहीं है। और आगे दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो क्या मिलता है, आई नेट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ डी आई कॉस थीटा मुझे मिला, जी लैम्डा बाय आर कॉमन निकाल देता हूं मैं, बचा साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, और ये वाला भी ऐड होगा इसमें से, जी लैम्डा बाय आर तो बाहर चला गया है, माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1, ये आएगा आई नेट। अब इसका स्पेशल केस, P इज सिमेट्रिक, अगर P सिमेट्रिक पोजीशन पे है तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों ही होंगे 45 डिग्री, और दोनों ही 45 डिग्री है तो आई नेट कितना मिलेगा, जी लैम्डा बाय आर, राइट, 1/√2 1/√2, एक 1/√2 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी 1/√2 ही देगा, तो 2/√2, यानी जी लैम्डा बाय आर √2 मिलेगा, राइट। और अगर रॉड इनफाइनाइट है, जो प्रीवियस केस किया उसका भी आंसर इधर से मिल जाएगा, अगर इनफाइनाइट है, राइट, तो सारे एंगल हो जाएंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये पॉइंट फिर ऐसे दूर दूर जाएगा, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए साइन 90 मिलेगा 1 जी लैम्डा बाय आर, 1 प्लस 1 साइन 90 0 0, सो 2 जी लैम्डा बाय आर, ये आया आई नेट, जो कि प्रीवियसली आया था वैसा ही है, वहां पर मैंने डिस्टेंस x लिया था इसलिए x है, और यहाँ पर डिस्टेंस r लिया है इसलिए r के टर्म्स में आ। सो ड्यू टू स्ट्रेट रॉड इंटीग्रेशन पे ग्रिप आएगी इसको यूज करके।